डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात कर रहे हैं ऊपरी व्ययों का अवशोषण। ओवरहेड्स का ये अपना थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर और हो चुके हैं जिसमें हमने ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण और कई सारी अन्य बातें की हैं। आज अपन बात कर रहे हैं ऊपरी व्ययों का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। देखिए, अवशोषण का तात्पर्य क्या है कि सबसे पहले 2 प्रकार के ऊपरी व्यय, 2 प्रकार के व्यय हैं। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं, उनका हम एलोकेशन कर देते हैं, अर्थात वो उस डिपार्टमेंट को अलॉट कर देते हैं। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो कई डिपार्टमेंट या कई मशीन या कई सारे लागत केंद्र से संबंधित होते हैं, सामूहिक होते हैं, उनका हम विभाजन कर लेते हैं। और विभाजन यानी अपॉर्शनमेंट और एलोकेशन करने के बाद किसी एक डिपार्टमेंट के, किसी एक मशीन के, किसी एक लागत केंद्र के सभी टोटल ओवरहेड्स की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। किसी एक डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड की जानकारी प्राप्त होने के बाद अवशोषण का कार्य प्रारंभ होता है। अवशोषण में देखिए, प्रत्येक विभाग के ऊपरी व्ययों को विभाग में उत्पादित इकाइयों पर वितरित करने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। किसी एक डिपार्टमेंट के सारे ओवरहेड हमें पता चल गए किसी एक टाइम पीरियड के लिए। अब उस डिपार्टमेंट में कितना उत्पादन हुआ है ये भी हमें पता चल गया। उसके बाद उसके टोटल ओवरहेड टोटल प्रोडक्शन यूनिट पर चार्ज किए जाते हैं और एक रेट या एक प्रतिशत दर निकाल ली जाती है। उसका उपयोग क्या होता है कि अवशोषण की दरें निर्धारित होने के बाद अनुमानित लागत अथवा टेंडर मूल्य की गणना आसानी से की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि वर्ष 2000 में, ईयर 2000 और ईयर 2000 में किसी एक डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड सपोज 20,000 हुए, 20,000 रुपये टोटल ओवरहेड, और उस डिपार्टमेंट में मान लीजिए कि 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 10,000 यूनिट, तो एक यूनिट उत्पादित करने पर ओवरहेड बराबर 20,000 रुपये का खर्चा 10,000 यूनिट के लिए बराबर 2 रुपये प्रति यूनिट। अब हमें आगामी किसी अवधि में मान लीजिए कि उत्पादन करना है और हम मानते हैं कि हमें 5,000 इकाई का उत्पादन करना है, तो ओवरहेड कितने होने चाहिए? 5,000 इंटू 2 रुपये पर यूनिट, 10,000 रुपये ओवरहेड होने चाहिए। इसी तरीके से मान लीजिए कहीं हमें 100 यूनिट बना करके देने का मूल्य पहले से बताना है, यानी टेंडर भरना है, तो टेंडर भरने के लिए भी ये 2 रुपये प्रति यूनिट जो हमने कैलकुलेट किया है, ये इसके आधार पर हम टेंडर मूल्य की गणना भी कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि कारखाना ऊपरी व्ययों के अवशोषण की विधियां क्या है। देखिए, कारखाना ऊपरी व्यय हैं, कार्यालय ऊपरी व्यय होते हैं और विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय होते हैं। तो बेसिकली जो मेथड्स अभी हम सीख रहे हैं वो कारखाना ऊपरी व्ययों के अवशोषण की विधियां सीख रहे हैं। इन विधियों में सबसे पहली विधि जिसका नाम आता है प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि, यानी ओवरहेड ऑन डायरेक्ट लेबर बेसिस या परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। दूसरी विधि है प्रत्यक्ष श्रम लागत प्रतिशत विधि। तीसरी विधि है मूल लागत पर प्रतिशत विधि। चौथी विधि है प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि। और पांचवी और अंतिम विधि है मशीन घंटा दर विधि। जिस प्रकार का कार्य हो, जिस प्रकार का कारखाना हो,
उस कारखाने के प्रकार या उत्पादन के प्रकार के आधार पर इन पांचों में से किसी एक अथवा दो विधियों को सामूहिक रूप से अपनाया जा सकता है। क्या होता है इन विधियों में? जैसे हमने उदाहरण के रूप में यहाँ लिखा है कि यदि प्रत्येक श्रम लागत प्रतिशत विधि अपनाते हैं तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बराबर फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल, कि मटेरियल पर यानी सामग्री पर प्रतिशत निकालना है, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल इनटू बाय 100, तो ये प्रतिशत आ जाएगी हमारे पास। और उसी प्रतिशत से आगामी अवधि में होने वाले उत्पादन की अनुमानित लागत की गणना कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हमें प्रत्यक्ष श्रम लागत पर प्रतिशत विधि ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे कि इसी ऊपर वाले सूत्र में फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई, यहां पर क्या लिख देंगे? डायरेक्ट मटेरियल के स्थान पर लिख देंगे डायरेक्ट लेबर इंटू बाई 100। इसी तरीके से मूल लागत पर प्रतिशत निकालना हो तो इसी ऊपर वाले सूत्र में क्या करेंगे कि यहां पर डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट मटेरियल की जगह पर क्या लिख देंगे? मूल लागत पर निकालना है, इसलिए मूल लागत यानी प्राइम कॉस्ट लिख देंगे। अर्थात फॉर्मूला क्या बन गया? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई प्राइम कॉस्ट इंटू बाई 100। तो ये तीन विधियां हुई। इन पर सामग्री लागत पर प्रतिशत कैलकुलेट कर सकते हैं, श्रम लागत पर प्रतिशत कैलकुलेट कर सकते हैं, मूल लागत यानी प्राइम कॉस्ट पर प्रतिशत कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आती है हमारे पास प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि। तो श्रम घंटा दर विधि में क्या होता है? देखिए कि यदि 1 घंटे काम होता है यानी एक मजदूर 1 घंटे काम करता है तो ओवरहेड कितना आता है, यहां पर ये कैलकुलेट करते हैं। तो डिपार्टमेंट के ओवरहेड लेते हैं यानी फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं और ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर हावर कितने काम आए हैं, लेबर हावर, तो 1 घंटे की ओवरहेड की कॉस्ट आ जाती है। अब आगामी अवधि में हमें जो टेंडर देना है उस टेंडर के लिए मान लीजिए कि हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ 100 घंटे काम करना है, 100 लेबर हावर वर्क होगा, तो ये श्रम घंटा दर विधि से जो हमने ओवरहेड कैलकुलेट कर रखे हैं, जो ओवरहेड की रेट कैलकुलेट कर रखी है, वो काम आ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण विधि कैलकुलेशन के लिए और जो प्रैक्टिकल विधि है, क्योंकि कोई भी कार्य जो होता है वो आजकल मशीनों की सहायता से होता है, इसलिए सबसे प्रैक्टिकल विधि जो है, सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है वो है मशीन घंटा दर विधि, MHR, मशीन हावर रेट। अब ये मशीन हावर रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए कि मशीन घंटा दर की गणना करने के लिए जितने भी ओवरहेड हैं उन ओवरहेड को 2 भागों में बांट लेते हैं, एक स्टैंडिंग चार्जेज या फिक्स चार्जेज और दूसरे मशीन एक्सपेंसेस, मशीन चार्जेज। स्टैंडिंग चार्जेज का मतलब ऐसे व्यय जो किसी मशीन से संबंधित नहीं होते, बल्कि संपूर्ण कारखाने अथवा विभाग से संबंधित होते हैं, पूरे डिपार्टमेंट से संबंधित जो खर्चे होते हैं, जैसे किराया, डिपार्टमेंट का किराया होता है, पर्यवेक्षण, वहाँ जितनी मशीनें लगी हुई है सबका सुपरविजन होता है, प्रकाश यानी लाइटिंग, जैसे एक कमरे में 2 मशीनें लगी हुई है, 3 मशीनें लगी हुई है, तो वहाँ जो जनरल लाइटिंग का खर्चा होगा वो तीनों मशीनों को के लिए होता है। तो ये सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेज कहलाते हैं। दूसरे होते हैं मशीन एक्सपेंसेस, वो खर्चे, वो ऊपरी व्यय जो किसी मशीन के लिए अलग से किए जाएं या किसी एक ही मशीन के लिए किए जाएं, जैसे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमें पता है अलग अलग मशीन का होता है, जैसे रिपेयर ऑफ मशीन होती है, पावर किसी मशीन के चलाने के लिए पावर है। इस तरीके से यदि हमें मशीन घंटा दर की गणना करनी है तो पहले दिए गए संपूर्ण ऊपरी व्ययों को 2 भागों में बांटते हैं, एक स्टैंडिंग चार्जेस, दूसरे
मशीन एक्सपेंसेस। अब मशीन हावर रेट यानी MHR की गणना कैसे करते हैं कि टोटल स्टैंडिंग चार्जेज उतने टाइम पीरियड के स्टैंडिंग चार्जेस लेते हैं जितने टाइम पीरियड के मशीन घंटे हमारे पास उपलब्ध हैं। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस में मशीन ऑपरेटिंग हावर्स का भाग लगाते हैं। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाई मशीन ऑपरेटिंग हावर। तो इस तरीके से ये आ गए हमारे पास स्टैंडिंग चार्जेस पर मशीन हावर, उसमें प्लस कर देते हैं मशीन चार्जेस पर हावर। इस तरीके से ये आ जाती है हमारे पास मशीन हावर रेट। अब हम ये मशीन हावर रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कि एक मशीन की लागत 2 लाख रुपए है और उसका जीवन काल 10 वर्ष है तथा अवशेष मूल्य 20,000 रुपये अनुमानित है। ध्यान रखना है कि किसी भी प्रश्न में जो मशीन की लागत होती है, ये मशीन की लागत डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए काम में आती है। डेप्रिसिएशन की गणना कैसे करते हैं कि उसके जीवन काल का भाग लगाते हैं। जीवन काल का भाग लगाते समय लागत में से अवशेष मूल्य घटा देते हैं और यदि उस मशीन को स्थापना करने के कोई खर्चे होते हैं तो वो जोड़ देते हैं। जैसे इस प्रश्न में 2 लाख रुपए मशीन की लागत प्लस उसको स्थापित करने के खर्चे 6,000 माइनस जो अवशेष मूल्य यानी 10 वर्ष के बाद उसका मूल्य बचा रहेगा 20,000 डिवाइड बाई 10,000, 10 वर्ष का भाग लगाएंगे तो 1 वर्ष का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये जो पहला यहाँ तक का सेंटेंस है, इस सेंटेंस से हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस के आधार पर हम डेप्रिसिएशन पर ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिए क्या सोचना है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष के जीवन काल में कुल मरम्मत के व्यय 25,000 तथा वर्ष में परिचालन 3,000 घंटे अनुमानित है। अब देखिए हमें जब मशीन हावर कैलकुलेट करनी है, मशीन हावर रेट कैलकुलेट करनी है तो दिया है वर्ष में परिचालन के कुल 3,000 घंटे अनुमानित है, अर्थात 3,000 घंटे की कॉस्ट हमें मिलेगी और 3,000 घंटे से भाग लगाते हुए 1 घंटे की लागत की गणना करनी है। आगे सूचना है मशीन द्वारा पावर 15 यूनिट प्रति घंटा 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से प्रयोग की जाती है। मशीन द्वारा विभाग का 1/5 क्षेत्रफल घेरा हुआ है तथा बिजली के कुल 6 में से 2 पॉइंट मशीन पर हैं। तो ये जो सूचना है कि कितना क्षेत्रफल है और कितने पॉइंट हैं, इनकी सहायता से जो स्टैंडिंग चार्जेज है उनको, उन स्टैंडिंग चार्जेज में से मशीन के लिए कितने हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे सूचना है इस मशीन के लिए फोरमैन द्वारा 30% समय व्यतीत किया जाता है। विभाग का किराया दर 5,000 रुपये प्रति माह, बिजली और ताप का खर्चा 1,200 रुपये प्रति माह, फोरमैन का वेतन 4,000 रुपये प्रति माह, मशीन की लागत का 2% वार्षिक दर से बीमा एवं मशीन की सफाई ऑयलिंग आदि का व्यय 900 रुपये प्रति माह है। मशीन घंटा दर का परिकलन कीजिए। ये प्रश्न है। इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण बात, क्वेश्चन में जो हमें चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि मशीन के घंटे कितने दिए हुए हैं, कितने समय के दिए हुए हैं। तो यहाँ हमें मशीन के घंटे दिए हुए हैं 3,000 और 3,000 घंटे दिए हुए हैं वर्ष में। तो हमें खर्चे भी कैसे लेने पड़ेंगे, 1 वर्ष के खर्चे लेने पड़ेंगे। वर्ष के आधार पर जो खर्चे प्रति माह दिए हुए हैं उनको 12 महीने से गुणा भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। आइए देखें इस प्रश्न का हल किस तरह से होगा, किस तरह से करेंगे। ये पिछले प्रश्न का हल है। स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट शोविंग मशीन हावर रेट, यानी मशीन हावर रेट को दिखाते हुए एक विवरण पत्र। सबसे पहले लेते हैं स्टैंडिंग चार्जेज। ये स्टैंडिंग चार्जेज, स्टैंडिंग चार्जेज में जैसे हमने ले लिया रेंट एंड रेट्स। अब रेंट एंड रेट्स आपको कैसे दिया हुआ है, 5,000 रुपये प्रति माह दिया हुआ है। तो 5,000 को इंटू बाई 12 महीने से और इंटू 1/5, ये 1/5 क्यों कर दिया,
क्योंकि मशीन ने केवल 1/5 एरिया घेरा हुआ है। तो रेंट एंड रेट्स आ गए हमारे पास 1 साल के लिए इस मशीन के लिए 12,000 रुपये। इसी तरह लाइटिंग एंड हीटिंग का खर्चा 1200 रुपये प्रति माह इंटू 12 इंटू 2/6। ये 2/6 क्यों कर दिया? क्योंकि कुल 6 पॉइंट में से 2 पॉइंट इस मशीन के लिए यूज हो रहे हैं। तो लाइटिंग एंड हीटिंग का खर्चा आ गया 4,800 रुपये। फॉरमैन सैलरी इसी तरह ले ली 4,000 इंटू 12 महीने की, और उसका केवल 30% ही मशीन पर काम में आ रहा है, इसलिए यहाँ 30%। तो ये आ गई 14,400। फिर इंश्योरेंस क्या दिया हुआ प्रश्न में कि मशीन की लागत का 2%, तो 2,06,000 रुपये की लागत, ये ध्यान रखना है, 2 लाख रुपए की मशीन की लागत, 6,000 रुपये उसको स्थापन करने के खर्चे हैं, तो 2,06,000 टोटल कॉस्ट का 2%, 4,120 रुपये। फिर ऑयलिंग, ग्रेसिंग एटसेट्रा के खर्चे 900 रुपये इंटू 12 महीने के हिसाब से 10,800 रुपये। तो ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेज हो गए 46,120। अब 46,120 1 साल के स्टैंडिंग चार्जेज इस मशीन के लिए हैं। इन स्टैंडिंग चार्जेज में 3,000 घंटों का भाग लगा दिया, तो प्रति घंटा क्या आ गया हमारे पास? 15.37 रुपये। ये 15.37 रुपये क्या आ गया? स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर। ये तो हो गए पहले प्रकार के खर्चे। दूसरे प्रकार के खर्चे मशीन एक्सपेंसेस, और मशीन एक्सपेंसेस कैसे लेते हैं कि पर हावर लेते हैं। देखिए ध्यान रखना है कि ये जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, इस स्टेटमेंट में स्टैंडिंग चार्जेस टोटल लेते हैं, टोटल में फिर आवर का भाग लगा के पर आवर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मशीन एक्सपेंसेस सीधे पर आवर ही कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या मशीन एक्सपेंसेस हो गए? एक तो हो गया डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन 18,600, पहले अपन बात कर चुके हैं। 2 लाख रुपए लागत, 6,000 रुपये का और खर्चा, तो 2,06,000 की टोटल कॉस्ट। 2,06,000 में से उसकी स्क्रैप वैल्यू यानी अवशेष वैल्यू घटाई और 10 वर्ष का भाग लगाया, तो 1 वर्ष का आया 18,600 डिवाइड बाई 3,000 घंटे, तो प्रति घंटे 6.20 रुपये। इसी तरह रिपेयर का खर्चा 2,500 आपको दिया हुआ है, डिवाइड बाई 3,000, तो 0.83 यानी 83 पैसे प्रति घंटा। पावर का खर्चा हमें प्रश्न में दिया हुआ 15 यूनिट 1 घंटे की इंटू 2 रुपये पर यूनिट कॉस्ट, तो 30 रुपये प्रति घंटे लागत आ गई। इस तरीके से इनको टोटल कर लिया, तो ये आ गई मशीन हावर रेट 52.4 रुपये, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम मशीन घंटा दर कैलकुलेट करते हुए इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में दिए जाते हैं। तो आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, और इसके साथ ही हमारा ये ओवरहेड कंट्रोल का चैप्टर आज समाप्त करते हैं। थैंक यू।